हेलो, मैं एन.के. शर्मा। आपका 10th का चैप्टर जो 6 है साइंस बायोलॉजी का ना, लाइफ प्रोसेस का मैं लेक्चर 6 बना रहा हूँ आज। इससे पहले मैं आपका चैप्टर 6 का लाइफ प्रोसेस का टोटल लगभग इससे पहले वाला मैं बना चुका हूँ लेक्चर ना। जैसे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस ना, लाइफ प्रोसेस के अंदर में क्या क्या होता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सभी लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब ही होता है ऑल द प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंटेन द लाइफ ना, सिंपल मेंटेन द लाइफ मतलब लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी प्रोसेस जो आवश्यक होता है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलता है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। सिंपल लाइफ प्रोसेस का मतलब ही होता है जीवन की क्रियाएं, जैविक क्रियाएं। लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन में चलने वाली क्रिया और जीवन को मेंटेन करने वाली क्रिया। जीवन में चलता है और लाइफ को मेंटेन करता है, जीवन को मेंटेन करता है, उसको बनाए रखने में मदद करता है, उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है बाबू। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में मैं तो पहले पढ़ा ही चुका हूँ। न्यूट्रिशन क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको बता चुका हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब सिंपल इनटेक ऑफ फूड मटेरियल है ना। हमको कोई जरूरी नहीं है कि एकदम जाएंगे किताबी भाषा एकदम किताब का डेफिनेशन रटेंगे, कोई जरूरी नहीं है। सिंपल इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इज कॉल्ड लाइफ न्यूट्रिशन, सिंपल। ठीक है। न्यूट्रिशन का टाइप में पढ़ा चुका हूँ, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको मैं आपको बता चुका हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। उसके बाद मैं न्यूट्रिशन में अगर आता हूँ तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन में जो होता है मैं उसको बता चुका हूँ। डाइजेशन के बारे में बता चुका हूँ, डाइजेशन क्या होता है। जैसे डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं मानव में, तो डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से ही स्टार्ट होता है ना। और हमें डाइजेशन वाले टॉपिक में पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल एक क्या है, पाइप होता है ना, जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला होता है। पाइप एक पाइप है, टनल है ना। पाइप, वो पाइप क्या होता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है, कहीं बैग के जैसा होता है, थैले के जैसा होता है कहीं, है ना। तो कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं थैले के जैसा है ना। और एक कंप्लीट एक पाइप होता है। ठीक है बाबू। तो इसी का सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन का जो भी प्रोसेस चलता है कैसे होता है, इसको हमें पढ़ना है डाइजेशन में, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे मैं आपको ओवरव्यू की तरफ आपको बता देता हूँ डाइजेशन के बारे में। जैसे माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, तो माउथ में डाइजेशन की बात करें, माउथ से लेकर के या एनस तक कहीं भी मतलब जहाँ भी डाइजेशन होता है वो दो ही प्रोसेस होता है। जैसे मैकेनिकल डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में फूड को काटना, पीसना, तोड़ना, है ना, वो मैकेनिकली होता है, मैकेनिकल डाइजेशन। और बायोकेमिकल डाइजेशन की बात करते हैं, एंजाइमेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, है ना। बायोकेमिकल की बात करेंगे मतलब एंजाइम की मदद से होने वाली डाइजेशन। ठीक है बाबू। तो ये डाइजेशन की बात करते हैं तो माउथ से स्टार्ट होता है और माउथ में उसको क्या करते हैं, पीसते हैं, दांत की मदद से उसको पीसा जाता है, सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस होता है। बॉलस बनता है जिसको हम निगलते हैं, जिसको हम इसोफेगस से होते हुए निगलते हैं, निगल करके स्टमक में जाता है फूड, उसको क्या कहते हैं, बॉलस। जो निकला जाता है माउथ के बाद जो फूड, उसको बॉलस बोला जाता है ना। और बॉलस जो जाता है इसोफेगस से होते हुए, तो वह जो जिस मूवमेंट के मदद से जाता है, जिसके थ्रू हो जाता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है बाबू। तो वहां से इसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया। स्टमक में क्या होता है, HCl के प्रेजेंस में गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टमक में। उसके प्रेजेंस में क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है फूड का वहां पे। ठीक है बाबू। और HCl मिलता है फूड में, काइम का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एसिड काइम। जो फूड वहां पे स्टमक में जो बनता है उसको बोलते हैं एसिड काइम। फिर वह क्या होता है, वह जाता है स्टमक के बाद फिर इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, वहां पे फूड का डाइजेशन होता है ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही फूड का फाइनल कंप्लीट डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम में आपको बाइल जूस निकलता है, जो लीवर से आता है बाइल जूस वो निकलता है। पैनक्रियास से आने वाले पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। सभी वहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करता है, सभी अपना अपना रोल प्ले करता है। जैसे अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो फैट का इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, एसिडिटी को मेंटेन करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है ना। उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, पैनक्रियास से निकलने वाले जो जूस होता है उसको भी अपने आप में एक कंप्लीट एंजाइम माना जाता है।
उसमें सभी एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन करता है, लेकिन कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन कैसे होता है? तो इंटेस्टाइन के द्वारा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन करता है। फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे इंटेस्टाइन के ड्यूरेनम वाले पार्ट में, है ना। और उसके बाद का पोर्शन होता है जेजुनम और इलियम, जेजुनम और इलियम इंटेस्टाइन का। वहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जो फूड टूट करके कंप्लीटली टूट करके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो चेंज हो चुका होता है, उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। वो फूड जाता है ब्लड में, और ब्लड से होते हुए वह फूड हमारे बॉडी के, हम हेड से लेकर के नीचे पैर की बात करते हैं वहाँ तक, सर से लेकर पाँव तक जितने भी सेल होते हैं सभी सेल में ब्लड के माध्यम से फूड को पहुँचा दिया जाता है। ठीक है बाबू, वहाँ पहुँचा दिया गया। और जब पहुँचा दिया जाता है तो वहाँ पे फर्दर अब उस फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको जो बताया हम, यह डाइजेशन का प्रोसेस था, जो आपको ओवरव्यू एक बताया हम आपको, है ना। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फूड को तोड़ करके सिंपल में चेंज कर देना ताकि हमारा बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। और वही फूड जो नहीं टूट पाता है, जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वह फूड लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है स्टूल के रूप में, फिकल मटेरियल के रूप में। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा प्रोसेस होता है, जैसे वहाँ पे आपको कह सकते हैं कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो बच गया वाटर थोड़ा बहुत उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद सभी फिकल मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये था ओवरव्यू डाइजेशन का। बॉडी, है ना। उसके बाद जो बॉडी हमारे एब्जॉर्ब किया, अब उसके बाद की कहानी है रेस्पिरेशन। उसके बाद की कहानी है, हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस में हमारा सभी फंक्शन एक दूसरे से मिला जुला है, मतलब एक दूसरे के बाद, मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक वो फंक्शन चलता है। तो अभी आपने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, पढ़ा डाइजेशन के बारे में, पढ़ा फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने पढ़ा, है ना। अब आप पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। मतलब क्या है? वन बाई वन चलने वाला स्टेप आप पढ़ रहे हैं। पहले आपने रेस्पिरेशन की नहीं पढ़ा, बाद में डाइजेशन पढ़ लेते, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। पहले डाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेशन के बाद फूड टूटेगा तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और फर्दर उसके बाद उस एब्जॉर्ब फूड का जो सेल में पहुंचा दिया गया, फिर उसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा, तो उसको कहते हैं रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बाबू, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन उसको बोला जाता है। तो ये प्रोसेस एक वन बाई वन जुड़ा होता है ना। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस में फूड का निर्माण हुआ था, रेस्पिरेशन में और डाइजेशन में फूड को तोड़ा गया था। रेस्पिरेशन में तोड़ा जाएगा, वहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन मिल करके ग्लूकोज बना था, यहाँ पे ग्लूकोज तोड़ करके कार्बन और ऑक्सीजन निकलेगा, कार्बन निकलेगा और ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा रेस्पिरेशन में। तो कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपलेक्स की बात होता है, वहाँ पे सिंपल मिल करके फोटोसिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ, और यहाँ कॉम्प्लेक्स टूट करके सिंपल में बदलेगा। मतलब मेटाबॉलिज्म की बात हो गई। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कुछ भी बनना या कुछ भी टूटना, बॉडी के अंदर में कुछ बनना या कुछ टूटना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, है ना। और मेटाबॉलिज्म होता है दो प्रकार का, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है बाबू? बनता है, जैसे फोटोसिंथेसिस उसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। मतलब सिंपल मॉलिक्यूल मिल करके लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और कॉम्प्लेक्स को तोड़ करके सिंपल में चेंज कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं केटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस, और केटाबॉलिज्म का एग्जांपल हो गया रेस्पिरेशन, है ना। तो देखिए बाबू, मैं आपको दिखाता हूँ। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। यह क्या है बाबू? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग। तो क्या होता है बाबू? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, मतलब इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, टूटेगा ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलेगा, ठीक ना, और एनर्जी निकलेगा उससे। वही एनर्जी यहाँ पे काम आएगा। डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है बाबू कि वहाँ पे एनर्जी निकला ना। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देना। डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर देना, ठीक ना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है उससे उसको फर्दर तोड़ करके उससे एनर्जी निकलना, और वही एनर्जी हमारे यूज का होता है, वही एनर्जी हमारे
यूज का होता है। एटीपी के रूप में भी वह एनर्जी स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ता है तो उस एटीपी को फर्दर तोड़ करके हमारा बॉडी उससे एनर्जी निकालता है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। ठीक है बाबू। तो इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। इट इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या होता है बाबू, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है ना, विद इन द सेल। विद इन द सेल जो फूड मॉलिक्यूल सेल के में पहुंचा दिया गया डाइजेशन के बाद ब्लड के हेल्प से, उसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है। और हम बात करेंगे है ना, रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो हो सकता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो या अब्सेंस में हो, फर्दर हम आगे बात करेंगे उसको, ठीक है ना। इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, अभी बताया ना, कैटाबोलिक मतलब तोड़ना, एनाबोलिक मतलब बनाना, कैटाबोलिक मतलब तोड़ना। तो यह कैटाबोलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें टूटेगा ग्लूकोज का, फूड का ब्रेकडाउन होगा, है ना। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है सेल के अंदर में, और उसके दौरान क्या होता है, एनर्जी निकलता है। उसी एनर्जी का हमारा बॉडी यूज करता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम अभी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही हो रहा है? नहीं, इसमें एनर्जी खर्च होता है, एनर्जी लगता है। तो वही हम बॉडी में क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चला और रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी निकला, उस एनर्जी से हम बॉडी का अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जितना भी लाइफ प्रोसेस में जो भी फंक्शन होता है वो सभी फंक्शन एनर्जी के मदद से होता है और एनर्जी यहीं पे बनता है। ठीक है बाबू। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है ना। जिस कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है, जिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब मान लेते हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो ग्लूकोज को बोलेंगे ग्लूकोज इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसका ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है बाबू। तो रेस्पिरेशन में जिसका ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और हम बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। यह क्या है बाबू? सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के मतलब आप यह नहीं समझिएगा कि रेस्पिरेशन मतलब हम सांस लिए और सांस छोड़े, यह रेस्पिरेशन नहीं होता है। इट इज एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का आदान प्रदान, बाहर से गैस को बॉडी के अंदर लेना और बॉडी से गैस को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। ठीक है बाबू। सांस को लेना, सांस को छोड़ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो आपने सांस को लिया, सांस में ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन फिर क्या किया, ब्लड उस ऑक्सीजन को लिया और उस ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा फिर से पूरे बॉडी में पहुंचा दिया गया। और पहले तो सेल वहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फूड मॉलिक्यूल को पहुंचाया गया था, अब ऑक्सीजन को भी पहुंचा दिया गया। अब उस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस फूड मॉलिक्यूल का फर्दर ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगा, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बाबू। एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बाबू। तो रेस्पिरेशन की बात किए, रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, पहला एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? तो वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है, वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो पूरी तरह से नहीं टूटता है, पार्शियली टूटता है। और चूंकि पार्शियली टूटेगा तो पार्शियली एनर्जी निकलेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर पार्शियली टूटता है, बहुत पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, तो क्या होगा, वह कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो कंप्लीट एनर्जी ग्लूकोज से नहीं निकलेगा, पार्शियल निकलता है, मात्र 2 एटीपी निकलता है। आप बोलेंगे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो आगे फर्दर कितने उसमें रिएक्शन साइकिल चलता होगा, कुछ रिएक्शन होता होगा। तो होता है ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ठीक है ना। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, चाहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा हो या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ना। ग्लाइकोलिसिस सभी के लिए कॉमन होता है, साइटोसोल में चलता है, साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस।
और जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसको ऑक्सीजन का उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है और साइटोप्लाज्म चलता है, इसलिए उसको साइटोसोलिक रेस्पिरेशन, साइटोसोलिक पाथवे भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को, साइटोसोलिक पाथवे। 3 वैज्ञानिक खोजा था, इमडेन, मैयरहोफ एंड पारांस, इसलिए उसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस को, है ना। तो एरोबिक, एनारोबिक की बात करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसको नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेजेंस इसको जरूरी नहीं है, मतलब दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है बाबू। इट इज पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है। और चूंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है तो लेस एनर्जी लिबरेट करता है, बहुत कम एनर्जी निकलता है, मात्र 2 एटीपी निकलता है। ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी खर्च होता है और 4 एटीपी बनता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड के रूप में चेंज होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है, 2 पायरुविक एसिड बनाता है। उसके दौरान क्या होता है, 2 स्टेप पर, स्टेप फर्स्ट और स्टेप थर्ड पे क्या होता है, एक एक एटीपी खर्च होता है, ठीक है ना, एक एक एटीपी खर्च होता है। तो 2 एटीपी खर्च हुआ और 2 जगह पे 2 एटीपी बनता है, तो 2 एटीपी बनता है तो टोटल एटीपी बना 4 और 2 पहले खर्च हो चुका है, तो नेट गेन कितना हुआ एटीपी का, 2। वही 2 एटीपी यहाँ पे बनता है, ओनली 2 एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। चूंकि ग्लाइकोलिसिस में वो बना, वो ग्लाइकोलिसिस के दौरान हुआ, तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान होता है तो वही एटीपी यहाँ पे रह जाता है, ठीक है बाबू। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। यह प्रोसेस कहाँ चलता है, तो साइटोप्लाज्म में चलता है, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का कन्वर्सन होता है पायरुविक एसिड में, जो ग्लाइकोलिसिस में हो चुका रहता है, ठीक है बाबू। फर्दर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड CO2, मतलब चला गया कहाँ पे, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस आ गया, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। और यह ईस्ट में होता है, ये कहाँ चलता है, ईस्ट में, ठीक है बाबू। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो गया, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की बात हो गई तो ये भी फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है। फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक प्रोसेस है और 2 प्रकार का होता है, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है बाबू। तो फर्मेंटेशन भी एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। और फर्मेंटेशन एक तरह का एनारोबिक प्रोसेस है और इसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कॉमन है। एरोबिक हो या अनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कॉमन होता है। तो फर्मेंटेशन कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है बाबू। और बच्चों देखिए 2 तरह का फर्मेंटेशन हुआ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट में चलता है, ठीक है बाबू, अल्कोहल का निर्माण होता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया में चलेगा और एनिमल में, जैसे हम लोग में भी चलता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। जैसे अगर मान लेते हैं आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या दौड़ते हैं या कुछ ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो क्या होता है, आप देखते होंगे, फील करते होंगे कि एक्सरसाइज किए या दौड़े तो दर्द करना शुरू कर देता है। एक्चुअली क्या होता है, वो होता है क्या, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड होता है बढ़ जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने लगती है। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना होता है उसको एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी का डिमांड बढ़ता है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ता है। और वही जब ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं हो पाता है तो ऑक्सीजन का एब्सेंस वहाँ पे हो जाता है, ऑक्सीजन का लैकिंग हो जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। वही देखते होंगे जब कुछ देर के लिए आप बैठ जाते हैं या रेस्ट में चले जाते हैं तो फिर से वो दर्द ठीक हो जाता है, दर्द करना बंद कर देता है। मतलब क्या हुआ, वो लैक्टिक एसिड जो बना था वो ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोरी साइकिल। जी कोरी एंड सी कोरी 2 साइंटिस्ट था, उन्होंने दिए थे, है ना, कोरी साइकिल, है ना। मतलब लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज, ग्लूकोज से फिर से लैक्टिक एसिड, ऐसा बनते रहता है, ठीक ना। एक्सरसाइज के दौरान जनरली होता है। तो देखिए एनिमल्स में होता है, जैसे मसल सेल्स में होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ना। आप देखेंगे एक्सरसाइज करते हैं तो दम फूलने लगता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड हो जाता है, इसलिए आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ठीक है बाबू। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया, है ना।
थोड़ा सा फर्मेंटेशन को हम देखते हैं, है ना। ये जो प्रोसेस आपको लिखे हैं ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस लिखे हैं, यहाँ तक ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप में होता है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ग्लूकोज छूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और फॉस्फेनिल पाइरुवेट बनता है, और फॉस्फेनिल पाइरुवेट से फाइनली पायरुविक एसिड बनता है। 2 पायरुविक एसिड बनता है यहाँ पर, एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे NADH का निर्माण हुआ, यहाँ पे NADH का निर्माण हुआ, ठीक है ना। और यह NADH क्या होता है बाबू, यहाँ पे पायरुविक एसिड से हो सकता है, संभावना बन सकता है या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चल रहा है या इथेनॉल बन रहा है, मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चल रहा है। निर्भर करता है कि यह प्रोसेस आप पढ़ कहाँ रहे हो। तो ये था फर्मेंटेशन का प्रोसेस, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस रहा, ठीक है ना बाबू। तो यह रेस्पिरेशन का जो बात करेंगे, है ना, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना। 2 तरह का होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, ठीक है ना। फर्मेंटेशन का एनारोबिक में आप फर्मेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको किसी तरह की परेशानी अगर हुआ हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। और वीडियो को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बोले, ठीक है ना। और आज की क्लास में कहीं से कुछ हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, सर मुझे यहाँ से प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करूँगा। थैंक यू।